हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को। और आज हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीछे हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है ताम्र पाषाण कृषिक संस्कृतियाँ, ठीक है, उसका जो पहला जो पार्ट है ताम्र पाषाण युग की बस्तियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जिस काल में, जिस युग में, ठीक है ना, धातु का इस्तेमाल सर्वप्रथम हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है, ये दो पार्ट के अंदर हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज हम केवल और केवल बस्तियों के बारे में, उनके रहन सहनों के बारे में बातें करेंगे। कैसे औजार वो प्रयोग में लेकर के आते थे, उन औजारों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हम आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। और दो पार्ट में मैंने ये बिल्कुल ही छाट के, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइन छाट के इसमें लेक्चर बनाया भाई। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से इन लेक्चर को देख लेते हो, इस लेक्चर को, तो ताम्र पाषाण का जो चैप्टर है आपका, वो उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको सभी बातें समझ में आएगी। अगर एग्जामिनर इसमें से कोई क्वेश्चन उठा करके देता है तो आपका 101% एक्यूरेट होगा, ये मेरी गारंटी है भाई। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताम्र पाषाण कृषिक संस्कृतियाँ, या ताम्र पाषाण भी हम बोलते हैं, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से और लिखते रहना, समझते रहना। तो आज हम बात करते हैं ताम्र पाषाण कृषिक संस्कृतियों की। आप सभी को पता है, जैसे ही नव पाषाण युग जो पिछले चैप्टर में उसका अंत हो गया था, जैसे ही उसका अंत हुआ वैसे ही ताम्र पाषाण जो संस्कृतियां हैं वो उभर कर आई, ठीक है ना। कई सारी संस्कृतियों का जन्म कब हुआ? जब धातु के साथ साथ पत्थर और धातु का उपयोग जैसे साथ में चला, और उन दोनों के उपयोग के साथ जो संस्कृतियां उभर कर आई हमारे सामने, उन संस्कृतियों को ही हम कैल्कोलिथिक संस्कृतियां बोलते हैं, ठीक है ना। और सभी पता है कि सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग होना शुरू हुआ, कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई? तो सभी को पता है, तांबा धातु, ठीक है ना। तांबा धातु, कॉपर, ठीक है ना। कॉपर जो वो है, तांबा धातु जो है वो सबसे पहले यूज में लेके आए ये लोग, ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि तकनीकी दृष्टि से, ठीक है ना, तकनीकी मतलब उनके आधुनिकता के आधार पर, या फिर उन संस्कृतियों के डेवलपमेंट को देखते हुए तकनीकी की दृष्टि से ताम्र पाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, ठीक है ना। अगर ऐसा देखते हैं तो, आधुनिकता को देखते हैं तो पहले की है, लेकिन क्या होता है, काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा का कांस्य संस्कृति पहले मानी जाती है। हड़प्पा की कांस्य युगीन जो संस्कृति है वो इससे पहले की मानी जाती है, प्राचीन मानी जाती है। लेकिन उसमें अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो वो हमें उससे क्या लगता है कि ये हड़प्पा से पहले की है, ये प्राचीन है, लेकिन हम पढ़ते बाद में हैं, ठीक है। क्यों? वो तकनीकी क्यों हुई? क्योंकि हड़प्पा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, या बेसिक आपको उनका पता है, तो बेसिक में आप पता करते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति थी वो बड़ी एडवांस थी, आधुनिक थी, ठीक है ना। तकनीकी मामले में उनमें वो लोग जो थे पक्के घरों में रहते थे, ठीक है ना। उनके पास अलग अलग सिंचाई के माध्यम बहुत बढ़िया थे, ठीक है। तो नगर था, ठीक है ना। ये जो लोग थे ये तो कच्चे घरों में, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, ठीक है। पोथी मतलब मिट्टी को गीला किया और उसको पोत करके वो घर बनाते थे, ताम्र पाषाण कालिक लोग, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो एक तो नगर पहले हो चुके हैं, उसके बाद फिर मतलब कच्चे घर, ये थोड़ी सी मेरे को अजीब बातें लगती हैं, लेकिन खैर हम पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि तकनीकी दृष्टि से
ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति की से पहले की है, पर काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा का कांस्य संस्कृति पहले मानी जाती है भारत में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, एक ग्रुप में रहना पसंद करते थे, एक गांव की तरह जैसे आज हम रहते हैं, हमारा पूरा का पूरे ये कबीले होते थे। ठीक है ना, तो ये मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां, ठीक है ना, पहाड़ी जमीन और नदियां थी। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, हालांकि ताम्रपाषाण युग में भी हमें कुछ जो प्लेट्स हैं वो कांस्य की मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होने वाला जो था वो था, एक तो ताम्रपाषाण की बात बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला था वो था तांबा, ठीक है ना, कॉपर, और दूसरा था पत्थर। ठीक है ना, ये वैसे ही पूरा पाषाण के लोगों की तरह या नवपाषाण के लोगों की तरह ही सूक्ष्म औजार या सूक्ष्म पाषाण काल के जैसे औजार थे ना, छोटे छोटे पत्थरों के औजार, वो भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके अंदर इनके साथ की चली हुई संस्कृतियों में उनका छोटे पत्थरों के औजारों का अभाव ही था। ठीक है ना, तो ये देखिए भाई, मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहना पसंद करते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले हुए थे जहां पहाड़ी मिट्टी, ठीक है, नदियां, और इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। ठीक है ना, वो खेती बाड़ी तो करते ही थे, ठीक है, और उसकी बदौलत वे क्या थे, नगर निवासी, मतलब बड़ा एक मतलब डेवलप्ड एक मतलब शहर आप बोल सकते हो, नगर शहर, ठीक है ना, उसके निवासी हो गए थे। तीसरा अगर हम नज़र डालते हैं तो ये बिल्कुल छांट छांट के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि इसमें से कुछ रह गया, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। 2 पार्ट में इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। वैसे पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ सकते हो। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। ये लाइन जरूर याद रखें भाई, ठीक है ना, खासकर ताम्रपाषाण के चैप्टर के लिए। आप जो ये लोकेशन बताई है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, महाराष्ट्र, ये ऐसी जो दक्षिण पूर्वी भारत जो है, ये लोकेशन जरूर याद रखें। किसके लिए? ताम्रपाषाण युग के बस्तियों के लिए। ठीक है ना, ये लोग यहाँ पे ज़्यादातर मिलते थे। ठीक है, अब जैसे उत्खनन हुए, खुदाई हुई, तो जगह जगह पे इनकी सामग्रियाँ हमें प्राप्त होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। और कई बार क्या होता था, ताम्रपाषाणिक लोग जो थे वो घटिया किस्म के मतलब जो तांबे का भी इस्तेमाल करते थे, ऐसा भी हमें देखा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, जब उनका शोध हुआ तो हमें पता चला। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पूरा स्थलों की खुदाई हुई है। कौन सी? एक तो आहार एक स्थान है भाई, ठीक है ना, आहार एक संस्कृति मान लो इसके साथ में चली हुई, ठीक है ना, इस जगह पे अलग थी। राजस्थान में एक आहार नाम की स्थान है, और दूसरा गिलुंद में ये पूरा स्थल बनास घाटी सूखे अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, ठीक है ना, मालवा को भी आप याद रखेंगे। मालवा को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि मालवा में जो महाराष्ट्र में है शायद, इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, अलग जैसे कपास के या अलग अलग रुई के धागे मिले हैं। ठीक है ना, धागे बनाते थे वो। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि वो कढ़ाई बुनाई या, ठीक है ना, वो सब जानते थे भाई, वस्त्र बनाना वो जानते थे। ठीक है ना, इससे तो यही प्रतीत होता है। और कायथा और एरन की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता में मालवा मृद भांड, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन, जो ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है, मतलब बड़े स्तर पर माने जाते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट थे। तो ये देखो बिल्कुल बेसिक सा है, और अगर हम इसके बारे में सोचने लग जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि पता नहीं, हम ये सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। कुछ एक बातें याद रखनी है, जैसे वो रहते कैसे थे, वो खाने में क्या इस्तेमाल करते थे, उनका भौतिक जीवन के बारे में ही तो हमें जानना है, और इसी के बारे में हमें याद करना होता है। तो कुछ स्थल हैं भाई, ताकि आप पजल ना हो, इसलिए मैंने इसको अलग से रख दिया। जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, जहाँ जहाँ पे ताम्रपाषाण लोग जो संस्कृति है, ताम्रपाषाण संस्कृति
के जो हमें सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं वे स्थल 5 हैं, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला आता है नवदा टोली, ठीक है ना। नवदा टोली एक स्थान का नाम है, और अगर मैं राज्य की बात करूं हमारे भारत में तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ये स्थल है, मध्य प्रदेश। दूसरी अगर मैं बात करूं स्थल जगह की बात करूं तो ये है ताम्बवती, ठीक है ना। ताम्बवती कहाँ है? ताम्बवती कहाँ है? राजस्थान में है भाई, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, ये राजस्थान में है। और बाकी जो हमारे पीछे मैंने बताया वो भी राजस्थान में कई सारे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो स्थल हैं इसके ताम्रपाषाण के वो लिखवा रहा हूँ। तीसरा जो है दैमाबाद है भाई, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है ना। चौथा जो है इमाम गांव, ठीक है ना, इमाम गांव, इमाम गांव भी महाराष्ट्र में है, और जो नेवासा है ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये हमारे राज्य हैं जो अभी भी ये स्थल हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे अलग अलग हमें ताम्रपाषाणिक सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। जहाँ उत्खनन है वे पूरा स्थल है जो अहमदनगर जिले में जोरवे, ठीक है ना। एक तो ये शब्द याद रखेंगे, जोरवे, नेवासा, ठीक है ना, और दैमाबाद, ये तो मैंने बता दिया, नॉर्वे और नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली और सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश के नासिक, और ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे भी एक संस्कृति है, ठीक है ना। जैसे संस्कृति कौन सी थी? आहार है, वैसे ही जोरवे है। इन दोनों, ये दोनों जो स्थल हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं या संस्कृति लगा लो, ये इस ताम्रपाषाण संस्कृति के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये दो नाम जरूर से जरूर याद रखें आप। उसके बाद देखिए भाई, महाराष्ट्र के ये सभी पुरास्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में हैं जहां बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे, ठीक है ना। जहां कौन से पेड़ थे? कौन से पेड़ थे भाई? बेर और बबूल के पेड़ थे। और कौन सी मिट्टी थी? अधिकतर काली भूरी मिट्टी, और काली भूरी मिट्टी के ही हमें यहाँ पे मृद भांड मिलते हैं। तो ये याद रखें भाई, बिल्कुल छोटी सी लाइन है। दूसरा देखिए, अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर मतलब पत्थर फल, पत्थर के, ठीक है ना, पत्थर के फलक उद्योग बढ़ा, और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। और सबसे पहले इस लाइन से याद आया कि पूरा जो ये ताम्रपाषाण लोग थे, ये सूक्ष्म जो अपने जो पत्थर के या फिर जो हम बोलते हैं तांबा जो धातु है उसके बने हुए औजारों का क्या करते थे? औजारों का या मृद भांड जो अलग अलग पॉलिशदार भी होते थे और काली मिट्टी और भूरी मिट्टी के ही थे, तो अलग अलग मृद भांडों का क्या करते थे? वो व्यवसाय करते थे, ठीक है ना। तो ये याद रखे। न्याय समकालीन ताम्रपाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत, ठीक है ना, आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का, सूक्ष्म पाषाण से आप समझते होंगे, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, मतलब छोटे पत्थरों के बने हुए औजारों को हम सूक्ष्म पाषाण भी बोलते हैं, नहीं होता था, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है ना। ये सूक्ष्म पाषाण केवल और केवल इसके आहार में नहीं था, जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। कहाँ है आहार? ये राजस्थान में है भाई, ठीक है ना, राजस्थान में एक स्थान है। ये संस्कृति भी है जो इसके साथ साथ चली, और इसमें इसका अभाव रहा, छोटे पत्थरों के औजारों का अभाव रहा, ठीक है ना। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों का या फलकों का लगभग अभाव ही है। इसकी वस्तुओं में कई स्पाट कुल्हाड़ियाँ, जिसको हम हस्त कुठार भी बोलते हैं, ठीक है ना, हैंड एक्स, और चूड़ियाँ और कई परतें हैं जो सभी तांबे की हैं। किन की हैं? सभी तांबे की हैं भाई। हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है, जैसे कि मैंने पहले बताया। हालांकि एक चादर कांसे की थी, लेकिन लगभग जो इस्तेमाल होता था वो तांबे धातु का ही होता था, ठीक है ना, ये याद रखना भाई। और इस युग में, इस संस्कृति में, ताम्रपाषाण संस्कृति में हमें कई जगह पे ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जहाँ पे ऊंच नीच मतलब भेदभाव किया जाता था। मतलब जो सरदार लोग थे उनके घर कहाँ होते थे, और जो आम जनता के लोग थे वो कहाँ होते थे। जैसे कई सारी ऐसी कब्रें भी मिली हैं
बच्चों की कब्र, बच्चे दफनाए हुए थे। जैसे कई सारी कब्रों में जो बच्चों के कंकाल मिले, उनके गले में तांबे की माला, जैसे छोटे छोटे गोल गोल मोती की जो माला होती है ना, ऐसे ऐसे माला, वो पहनाए रखी थी, ठीक है ना। और कई सारे बच्चों की ऐसी कब्रें मिली हैं, उनके साथ जो कब्र में गाड़ दिया जाता था वो वस्तु के नाम पे कोई मृद भांड ही दफनाया जाता था। तो इससे प्रतीत होता है कि उस टाइम पे क्या करते थे, ऊंच नीच भेदभाव भी रहा होगा। और हमें कुछ जगहों पे ये भी पता चलता है कि वो लोग धार्मिक चीज़ें मतलब पूजते थे अलग अलग, जैसे मातृ जो एक मातृ देवी है, ठीक है ना, मातृ देवी है, उसकी वो पूजा करते थे। ऐसा मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है ना। जैसे मालवा में एक मूर्ति मिली, ठीक है, एक महिला देवी की, जिसको मातृ देवी का नाम दिया गया, वो नग्न एक मूर्ति मिली है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि वो पूजा पाठ में भी मतलब पूजा पाठ भी जानते थे। और कई ताम्रपाषाणिक लोग क्या करते थे, ताम्रपाषाणिक जो सामग्रियाँ मिली है वो महाराष्ट्र में, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में कई सारे लोग क्या करते थे, जो आदमी मर जाता था ना, उसके शव के साथ वो शव क्या करते थे, एक कलश में डाल देते थे और अपने घर के फर्श के नीचे गाड़ दिया जाता था, ठीक है ना। फर्श के नीचे क्या कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। लेकिन ताम्रपाषाण और हड़प्पाई में बस इसमें ये भी फर्क है, हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारे अलग अलग कब्रिस्तान मिलते हैं भाई, अलग अलग चीज़ों के मतलब अलग अलग कब्रिस्तान हमें मिलते हैं। लेकिन ताम्रपाषाण युग में अलग अलग कब्रिस्तान हमें नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे ऐसे वो घरों में ही उस शव को गाड़ दिया करते थे। ये बड़ी रोचक सी बातें हैं। अब देखिए, इनमें एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं, ठीक है ना, काले और लाल रंग के बर्तन, मतलब पॉलिश की हुई। आपने अब देखा हो छोटे जो मिट्टी के घड़े होते हैं, उनके ऊपर कई तो काले रंग के मिले हैं और कई लाल मिट्टी के मिले हैं। इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व यानी कि 2000 BC, ठीक है ना, BC में व्यापक तौर पर होता आया है, ठीक है ना। और शिल्पियों की अगर बात करूँ ना, जैसे अब ये याद आया, काले व लाल रंग के मृद भांड बनाते थे, अलग अलग उनके ऊपर डिज़ाइन किए हुए भी हमें मृद भांड मिलते हैं, ठीक है ना, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो डिज़ाइन करते थे, जैसे खासकर आपने कच्चे अगर मिट्टी के घड़े देखे हैं, उनके ऊपर अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती है, ठीक है ना। किसी के ऊपर मोर छाप दिए जाते हैं, कई के ऊपर अलग से ही कोई डिज़ाइन मिलता है, काफ़ी राजस्थान में आपको मिलते हैं। या हम घर में मटका लेकर के आते हैं, उसके ऊपर भी आज भी जो हमारे वो बनाने वाले हैं ना, घड़े बनाने वाले हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन वो उस टाइम पे भी हमें उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग जैसे जो कीमती पत्थर होते हैं ना, उनके मनके भी वो बनाते थे, ठीक है ना। अलग अलग जो तांबे की जो वो होती है ना, ज्वेलरीज होती हैं, वो भी बनाना वो जानते थे। मतलब अलग अलग उनके अंदर स्किल थी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। मतलब आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए कदम थे उनके वो, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, लाल लगभग ये सन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, व्यापक तौर पर बनते थे और ये चाकों पर बनते थे। चाक समझते हो ना, एक काठ का गोल गोल पहिया होता है, जिसके ऊपर गिल्ली मिट्टी रखी जाती है और उसको घुमाया जाता है और ऊपर घड़ा बनाया जाता है। तो वो चाक पे बनाए हुए थे, ठीक है ना। हाथ से बनते थे पूरा पाषाण के अंदर, लेकिन ये चाक के ऊपर बने थे। नवपाषाण में तो फिर भी चाकों का क्या होने लग गया था, इस्तेमाल होने लग गया था। कभी कभी इन पर सफ़ेद रेखी है, जैसे मैंने बताया ना, सफ़ेद रंग की रेखा, सफ़ेद रंग की जो वाइट लाइन है, वो आकृतियाँ बनी रहती थी। दूसरा पॉइंट देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृद भांड चित्रित हैं। चित्रित मतलब अलग अलग, जैसे पशुओं के चित्र बना दिए, मतलब मनुष्य का चित्र बना दिया, जैसे ऐसे ऐसे आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है ना, ऐसी ऐसी, ठीक है ना, पशु बना दिए, बैल बना दिया। तो ये चित्रित मृद भांड थे, ठीक है ना। पर पूर्वी भारत में ऐसे मृद भांड बहुत कम हैं, ठीक है ना। पूर्वी भारत यानी कि जो बिहार या पश्चिम बंगाल है, ये पूरा स्थल है भाई। यहाँ के ताम्रपाषाण युग के कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हमें वहाँ पे क्या मिला है, जैसे आज भी मोस्टली अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ के लोग जैसे चावल खाते हैं, मछली पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बंसी है, बंसी का मतलब जो मछली पकड़ने का जो कांटा है उसको बंसी बोलते हैं, एक तो वो हमें मिला है। और चावल
वहाँ पे खाया जाता था, ये भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? पूर्वी भारत में, बिहार और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी जैसे महाराष्ट्र और ये तीसरा पॉइंट है, सॉरी। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे, जैसे कि नवपाषाण के लोग भी करते थे। हमें पूरा पाषाण के लोगों का भी, जैसे बेलन घाटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं। इससे हमें प्रतीत होता है ना कि वो लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये चीज़ें पालते थे, ठीक है ना। तो ये लोग भी क्या थे? मवेशी पालते थे भाई, भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये लोग पालते थे और खेती भी करते थे। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से खेती भी अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग फसलों की जाती थी। ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं ताम्रपाषाण युग के लोगों के, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखिए, वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। तो ये दो फसल इसके अंदर आप याद रखेंगे, गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त ये बाजरे की भी खेती करते थे। किस चीज़ की? ये तीन याद रखें, गेहूं, चावल और बाजरा। ऐसे हमें सामग्री प्राप्त होती हैं कि वो ये चीज़ उगाते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे, ठीक है। ये इनकी कृषि की बात हो गई भाई, ठीक है ना। दालें भी उपजाते थे, गेहूं, बाजरा खाने के लिए और चावल ये उपजाते थे, और कहीं कहीं उड़द और मसूर की दालें भी उपजाते थे, और मटर जो, ठीक है ना, मटर उपजाते थे भाई। फिफ्थ की बात करता हूँ, नवदा टोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। बेर और अलसी भी उपजाते थे भाई। कहाँ के लोग? नवदा टोली। ये अलग अलग, जैसे नवदा टोली है या एक दो नाम हमारे पहले भी आ चुके हैं, ये संस्कृतियां हैं और अलग अलग स्थल हैं भाई, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से हमें इसमें बदलाव दिखता है, ठीक है ना। दक्कन की काली मिट्टी के में कपास की पैदावार होती थी, ठीक है ना। काली मिट्टी में आज भी हम और ज़्यादा उपजाऊ होती है भाई काली मिट्टी कपास के लिए। तो ये क्या कहा? दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी, ठीक है ना। रुई उत्पादन होता था भाई, ठीक है ना। निचले दक्कन के में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। ये ऐसी खेती लगभग आज के जैसे ही वो करते थे, लेकिन उनके पास ऐसे उपकरण नहीं थे, ठीक है ना। आगे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे लोहे का इस्तेमाल शुरू होने लग गया था ना, उस टाइम की चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने लोहे के ऐसे उपकरण तैयार कर लिए थे जिनसे वो फसल या खेती अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। तो ये अभी के लिए इतना ही आप याद रखें, चैप्टर वाइज हम समझते जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज हम इसको समझते क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए भाई, ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। क्या नहीं थे? पक्की ईंटों के मकान नहीं बनाते थे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ये लोग या तो कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे या फिर गिल्ली मिट्टी करके उसको पोत करके, ठीक है ना, लिपा पोती करके अपनी दीवारें या ऐसी चीज़ें तैयार करते थे भाई, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, पर अधिकतर गीली मिट्टी पोत कर बनाते और लगता था कि घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहार जो राजस्थान में है ना, इस संस्कृति के लोग कच्चे घरों में नहीं रहते थे। वो कैसे घरों में रहते थे? पत्थरों के बने हुए घरों में रहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना, बस ऐसे एज ए स्टोरी आप पढ़ते रहें। सेकंड पॉइंट देखिए, ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं, ठीक है ना, बहुत से फैक्ट्स हैं जो हमें ज्ञात हुए। वे तांबे के शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे, मतलब बड़े जानकार थे, बड़े निपुण थे, ठीक है ना, इंटेलिजेंट थे। और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। पत्थर का काम जैसे पत्थर की चीज़ें बनाना, ये अलग अलग चीज़ें, छोटे छोटे औजार बना दिए, ये बना दिए, ठीक है ना, वो काम भी जानते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं, ठीक है ना, क्या मिले हैं? कंकड़ मिले हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट स्टोन्स है ना, जो पत्थर हैं, जो बहुत महंगे हैं,
ठीक है ना, उन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कार्नेलियन है, स्टेटाइट है, कार्टेज है, क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। ठीक है ना, समझ में आ गया ये। तो यही बातें मैं आपको बता रहा था। तो उस टाइम पे मतलब वो बड़े होशियार लोग थे। ठीक है ना, अगर उनके देखी जाए तो कोई मशीन वगैरह नहीं थी, लेकिन वो कैसे बनाते थे वो आज भी रहस्य ही है। और ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृद भांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। जैसे मैंने बताया अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसल उगाई जाती थी, अलग अलग जगह के हिसाब से मृद भांड हमें प्राप्त हुए, और अलग अलग जगह पे हमें भवन भी अलग अलग मिले। जैसे अभी जिक्र हुआ था, ठीक है ना, आहार का, ये लोग पत्थर के घर बनाते थे। और उसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, बाकी जो ताम्रपाषाण युग की बात करते हैं, तो वो कच्ची ईंट बना करके, वो तो कभी कभी ही मतलब यूज में करते थे, ज़्यादातर वो पोत कर, गीली मिट्टी को पोत करके अपना घर बनाते थे। ठीक है ना, तो अलग अलग क्षेत्र में हमें अंतर दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको, है ना। आगे देखिए, कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है ना, अब जैसे पिछले अगर का युग की बात करते हैं हम, पूरा पाषाण जैसा हो गया या मध्य पाषाण के लोग जैसे थे, जैसे मैंने बताया था कि वो लोग अपने कुत्ते को दफना देते, किसी जानवर को दफनाते थे। लेकिन इस युग में हमें क्या पता चला, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है ना, और कुछ कब्रों में खाली मृद भांड ही पाए गए हैं। तो उससे हमें ऊंच नीच का भी पता चलता है, जो जाहिर है कि परलोक में मृत्यु के इस्तेमाल में के लिए होती होगी, उनका ऐसा मानना होगा। ठीक है ना, आज भी हम ये मानते हैं, मृतक के साथ कुछ कुछ जैसे कपड़े वगैरह है या और है, वो हमारी एक आस्था है। हम सोचते हैं कि मरने के बाद भी इसका इस्तेमाल वो करेंगे। तो वही सोच या वही मेंटेलिटी उनकी रही होगी। तो वो क्या करते थे, मृतक के साथ उसकी कब्र में कोई ना कोई तांबे की चीज़ जरूर रखते थे या मृद भांड जरूर रखते थे। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों के प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी, जैसे मैंने पहले भी बताया, मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां भी पूजी जाती थी। ठीक है ना, मातृ देवी, कच्ची मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है ना, उन देवियों की वो क्या करते थे, पूजा करते थे, ऐसा हमें मालूम होता है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली की बनी मिट्टी की वृषभ, वृषभ होता है भाई सांड। ठीक है ना, क्या होता है, सांड होता है भाई। वृषभ राशि भी होती है, और उस राशि का अगर लोगो देखोगे तो एक सांड का होता है। ठीक है ना, वृषभ का मतलब ही सांड होता है। सांड की मूर्तियां यह सूचित करती है कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक थी भाई। ठीक है ना, धार्मिक पंथ का जो था प्रतीक था ये। ठीक है ना, वृषभ जिसको हम सांड बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। गणेश्वर स्थल, ये स्थल है भाई। ठीक है ना, इसमें क्या दिखा हमें, यह राजस्थान में खेतरी ताम्र पट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है भाई। कौन सा, गणेश्वर स्थल। ठीक है ना, यही हरियाणा के पास ही है, राजस्थान में। ठीक है ना, झुंझुनू के पास। और खेतरी भी एक स्थल का नाम है। ठीक है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त होते, सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, निकट है। पांचवा देखिए, इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं, जैसे तीर की नोक, तीर का जो आगे वाला सिरा होता है ना, वो नोक मिली, बर्छे, ठीक है ना, बंसियां और सेल्ट, कंगन, छैनी आदि हमें तांबे के प्राप्त हुए भाई। कहाँ पे, गणेश्वर स्थल में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तु तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, एक याद रखें, किसको कहा जा सकता है, गणेश्वर जो संस्कृति है। ठीक है ना, गणेश्वर संस्कृति को हम प्राक मतलब प्राचीन हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति भी बोल सकते हैं, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है, जिसकी जैसे स्तंभों पर। ठीक है ना, हम ऐसा मानते हैं भाई, देखते हुए इसमें जो आधुनिकता आने लगी, कैसे कैसे लोग कैसे कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पाई स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता में पृथक किया जा सके। ठीक है ना, ढाला जा सके। इस तरह राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की
बनावली की प्राक हड़प्पाई अवस्थाएं स्पष्ट ताम्रपाषाणिक हैं। ताम्रपाषाणिक है यानी कि यहाँ पे तांबे का इस्तेमाल भी बखूबी किया जाता था और पत्थरों का इस्तेमाल भी बखूबी किया जाता था। यहाँ के लोग कृषि भी करते थे, शिकार भी करते शिकार नहीं, मवेशी भी पालते थे। ठीक है, ये चीज़ें थी भाई। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व तक जारी मतलब जीवित रही। ठीक है ना, ये जरूर याद रखें, 1200 से कितनी बताई मैंने, 1200 से 1000 ईसा पूर्व ये जीवित रही। और पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद और वर्षा की कमी मानी जाती है। मतलब ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे वो निर्भर तो कृषि पे ही थे। ठीक है ना, शिकार का हमें, आखेटक का हमें कहीं पे भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये लुप्त इसलिए हुए क्योंकि कई साल तक वहाँ पे वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने के कारण वहाँ महामारी छाई रही। ठीक है ना, अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण वो उनकी ऐसे लुप्त होती रही, ये संस्कृति लुप्त हो गई। ठीक है ना, पतन हो गया इसका पूरी तरह से। तो आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, सब्सक्राइब भी कर दे भाई चैनल को। फिर देखिए, लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खासकर पूर्वी भारत, ठीक है ना, खासकर पूर्वी भारत जो हमारा पूर्व है, ठीक है ना, जहाँ बिहार की साइड में, अथवा ये तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लोहा अवस्था, ठीक है ना, आधम की, मतलब लोहा अवस्था आ गई। मतलब जैसे मैं बता रहा था ना, उसके बाद लोहे का इस्तेमाल कैसे हुआ, धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतीहर बना दिया। ठीक है ना, खेतीहर का मतलब होता है किसान। ठीक है ना, क्या बना दिया, किसान बना दिया, किसान बना दिया भाई। धीरे धीरे खेतीहर का मतलब होता है किसान। ठीक है ना, किसान खेतीहर बना दिया, किसान बना दिया। ठीक है, यही बात मध्य गंगा के मैदान के स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर लागू होती है। इसकी तरह दक्षिणी भारत में कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति में लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया था। इसके अंत होते होते लोग किसका उपयोग करने लगे थे, लोहे का। ठीक है ना, लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे और लोहे का इस्तेमाल करते करते वो पूरे के पूरे क्या हो गए थे, खेती हर बना दिया था भाई उस अवस्था ने। ठीक है ना, ये था भाई फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल महत्वपूर्ण और बिल्कुल छांट के कई बुकों का एक मिला करके, पेपर को देख करके, ठीक है ना, पेपर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पीपीटी तैयार की, ये लेक्चर तैयार किया। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा और बिल्कुल बेसिक बातें हैं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया होगा तो अभी याद हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम, सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व के बारे में हम जानेंगे। फिर इसको लास्ट जो पॉइंट देते हुए ताम्र निधियां और गैरिक मृद भांडों की अवस्था, मृद भांडों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये पार्ट होगा हमारा सेकंड। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड चैप्टर तक आप पढ़ोगे ना तो आपका जो ये चैप्टर है ना, ताम्रपाषाण युग, ये बिल्कुल पूरा हो चुका होगा। ठीक है, और आप इसको साथ साथ लिखते हैं तो आपको बड़ी बड़ी बुक नहीं उठानी पड़ेगी, आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, इससे अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप सेकंड पार्ट देखना कल, ठीक है ना, और फिर मेरे को बताना कि इससे बाहर क्या है, इससे अलग पॉइंट क्या है, वो आप कमेंट करें, मेरे को बताएं। ठीक है, बाकी अभी तक अगर मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से तो यही है जो ताम्रपाषाण युग के बारे में हमें विशेष बातें या विशेष जानकारी हमें मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बेसिक सी बातें थी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारी अदर फैकल्टीज़ है, आपको मैं सभी को बता दूं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो हमारे पास नोट्स हैं या अलग अलग लेक्चर हैं वो लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पर। ठीक है ना, या कोई ईमेल छोड़ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो आपको ये फैकल्टी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम हंटर ऐप को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपने आसपास या आपके दोस्तों के पास ऐसे लेक्चरों को शेयर करें, हमारा सहयोग करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।